दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल पर। आप देख रहे हैं टूम्ब ऑफ फॉलन गॉड्स सीज़न 3। आज हम लेकर आए हैं एपिसोड 2। अगर आप इस सीरियल को पूरा देखना चाहते हैं तो वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा सीन सबसे अच्छा लगा। याद रहे, हमारा पुराना चैनल ब्लॉक हो चुका है, ये है हमारा नया चैनल, तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं टूम्ब ऑफ फॉलन गॉड्स सीज़न 3 एपिसोड 2। देखते ही उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और हम फ़ौरन ही उसके री ऑफ कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो एक जगह खड़ा होता है और उसके चारों तरफ चेन्स बंधी हुई होती है और उसके दूसरी तरफ हमें उसका एक दूसरा रूप भी दिखाई देता है, जो कि बहुत ही काफ़ी ताकतवर रूप होता है। वो योंग फैज़ा कहता है, तो फाइनली तुम फिर से सिचुएशन में आ गए जब तुम बहुत कमज़ोर फील कर रहे हो। लास्ट टाइम भी मैंने तुम्हारी मदद की थी क्योंकि तुम खुद को पावरलेस फील कर रहे थे। इतने में जोंगफाई अपने हाथों में देखता है तो उसे अपने हाथों से एक डार्क एनर्जी निकलते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर वो योशिश का नाम पुकारता है। मगर उसका वो एविल फॉर्म उससे कहता है कि हाँ, वो लड़की अब भी तुम्हारे दिल में है क्योंकि तुमने ही तो उसे मारा है। तुम्हें अपने दिल में मौजूद हर एक ख्वाहिश को बाहर लाना चाहिए था, मगर तुमने अपनी ख्वाहिश, तुमने यूशिन को खो दिया। उसकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो, और ऊपर से अब चैनशी, वो भी तुम्हारी वजह से ही खतरे में है। अगर तुम उसे बाई हुआ वैली से बाहर लाते ही नहीं तो आई वो यहाँ पे इस मुसीबत में होती ही नहीं। तुम्हें लगा है कि तुम ड्रीम कार्नेट इसीलिए हुए हो कि तुम अपने आने वालों को प्रोटेक्ट करोगे, मगर तुम तो बिल्कुल इसके अपोजिट कर रहे हो। तुम अपने चाहने वालों को एक एक कर तुम बहुत ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे दुश्मन इसी मौके का फ़ायदा उठाते हैं। अगर तुमने अपने दुश्मनों को कोई मौका ही ना दिया होता तो वो कभी भी तुमसे 10,000 साल पहले तुमने यूशी को अपनी गलतियों की वजह से खो दिया, और 10,000 साल के बाद आज चशी तुम्हारी वजह से खतरे में है। क्या तुम उसे भी यूं ही मरता हुआ? और इतने में योंग को फिर से वही मेमोरीज दिखाई देती है जो कि उसने चशी के साथ गुजारी होती है। जोंगफाई का वो एविल फॉर्म उससे कह रहा होता है कि किसी के लिए खड़ा हो पाना इतना आसान नहीं, तुम्हें ट्रू फॉर्म शो करना चाहिए। तुम्हें इससे ग्रेट पावर मिलेगी और तुम अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो। तुम जिसे चाहे मार सकते हो। इतना कहने के साथ ही हम देखते हैं कि योंगफाई की आंखों का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है और उसके अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हुए अपनी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है और उसका माइंड स्पेस पूरी तरह से चेंज हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल पूरी तरह से ईविल बन चुका होता है और कहता है कि अब मेरी वजह से कोई भी नहीं मारा जाएगा, मैं अब किसी को भी मरने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कावान सिटी के बहुत सारे सोल्जर्स आना शुरू हो जाते हैं। ये पूरी की पूरी आर्मी वहाँ पर एक जगह आकर जमा होती है और दूसरी तरफ शोंगफाई वो फिर से उस ड्रैगन के पंजों से आहिस्ता आहिस्ता खुद को बाहर निकाल रहा होता है। यह देखकर शाहू बिल्कुल हैरान हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि योंगफाई की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होना शुरू हो जाती है, जिस पर वो मोटा भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। देखते ही देखते वो एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाता है, वहाँ पर मौजूद हर एक बंदा उससे डरने लगता है। यहाँ तक कि उड़ाई गए प्रेशर की वजह से हर एक चीफ उड़कर दूर चली जाती है। वो प्रेशर ड्रैगन भी बहुत ही मुश्किल से खुद को होल्ड कर पा रहा था। उन लोगों ने आज से पहले कभी भी ऐसा औरत देखा ही नहीं था। इतने में हमें दिखाया जाता है योंग फलक चंपकते ही उस ड्रैगन के साथ साथ उस वॉरियर पर भी हमला करते हुए उसका हाथ काट देता है और उस तरह उस ड्रैगन का एक सींग कटकर सीधा हवा में ऊपर चला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि योंग फै ने एक ही अटैक में मोटे बंदे का हाथ काट दिया होता है और साथ में वह चशी को भी चुरा लेता है, मगर साथ में उस ड्रैगन का वो सिंग वो भी उसके हाथों में आ जाता है। देखकर वो मोटा बंदा बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है और रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका हाथ कटने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। मगर योंगफाई वो सींग पकड़ता है और उस बंदे की तरफ मुड़ता है और जैसे जैसे उसके करीब आता है तो वो बंदा बिल्कुल खामोश हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी मौत उसके सर पर आ पहुंची है। वो जैसे ही योंगफा की तरफ पीछे पलटता है तो योंगफ उस पर उसी सिंह के साथ वार करता है और वह उसके ही सर में घुसा देता है, जिससे उस बंदे का काम वहीं तमाम हो जाता है। और देख कुछ ही सेकंड्स गुजरते हैं
और वह पूरी तरह से ख़त्म होकर उसी ड्रैगन से नीचे जहाज़, एक नीचे मौजूद सारे ही लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। और साथ में वह ड्रैगन जब पूरी तरह से रिलीज़ हो जाता है तो वह भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि पहले तो वह उस मोटे आदमी के कंट्रोल में था, मगर उसके मरने के बाद वो पूरी तरह से रिलीज़ हो चुका था। मगर योंगफायर चेंशी को पकड़ते ही उस ड्रैगन के साथ लटक जाता है और नीचे मौजूद सोल्जर पूरे के पूरे ग्राउंड को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। इतने में फिर उन लोगों का जनरल वो भी वहाँ पर आता है और वो देखता है कि वो मोहू बहुत ही बुरी मौत मारा गया है। और फिर वहाँ पर एक और लड़की आती है, वो उसे देखते ही पहचान जाती है कि यह तो यंग फाई है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। पहले एक दूसरी लड़की फिर वहाँ पर मौजूद एक और लड़की से कहती है कि आखिर ये कौन से सेक्ट से आया है, ये उस खतरनाक ड्रैगन को अकेले ही चैलेंज कर रहा। सुनते ही वो लड़की कहती है कि मुझे भी ये बंदा कहीं देखा देखा सा लग रहा है। और ऊपर मौजूद वो ड्रैगन वो आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से यहाँ वहाँ तेज़ी से फिरने लगता है। तो यंगफ उससे कहता है कि तुम फ़ौरन से हमें नीचे पहुँचाओ, अगर तुमने हमें नीचे नहीं पहुँचाया तो मैं तुम्हें जान से मार। मगर वो ड्रैगन उन लोगों को नीचे ले जाने के बजाय और भी ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाता है और इतना ऊंचा जाता है कि वो बादलों से भी ऊपर चला जाता है। ये देखते ही योंगफा समझ जाता है कि ये ड्रैगन उसकी बात मानने वाला नहीं है, इसीलिए वे गुस्से में आकर फ़ौरन से अपनी स्वॉर्ड उसकी बॉडी के अंदर से निकाल लेता है और उसे हवा में ऊपर उछालते ही खुद भी ऊपर हवा में चला जाता है। उसके साथ वो उस स्वॉर्ड को इतनी ज़ोर से थिक मारता है कि वो स्वॉर्ड बुरी स्पीड की तरह उसकी बॉडी से आर पार निकल जाती है, जिससे उस ड्रैग आमतम हो जाता है और वो बेहोश होकर सीधा नीचे गिरने लगता है। तो जोंगफ वो भी उसी ड्रैगन को पकड़कर तेज़ी से नीचे आता है और जैसे ही वह उस ड्रैगन के साथ ज़मीन पे जा गिरता है तो वहाँ पे एक ज़ोरदार एनर्जी प्रेशर रिलीज़ होता है और उसके साथ सारे ही लोग उसके चारों तरफ जमा हो जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर योंगफाई अभी भी उस छोटी बच्ची के साथ, मगर वो ड्रैगन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। कि हिम्मत और बहादुरी पर सब लोग उसकी तारीफ़ करने लगते हैं कि ये सच में काफ़ी बहादुर है कि इसने अकेले ही इतने बड़े ड्रैगन को अकेले मार गिराया है। और चशी वो भी उसे देखकर थोड़ी सी डरी हुई लग रही होती है और दूसरी तरफ वो पर्पल ड्रेस वाली लड़की उसे देखते ही डर जाती है कि कहीं ये उसकी तरफ तो नहीं आ रहा। योंगफा उसे देखते ही सीधा ओसी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वहाँ पे मौजूद जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सारे के सारे अलर्ट हो जाते हैं और योंगफ अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है और उसके साथ वहाँ पे मौजूद एक बंदे से वो लॉन्ग स्वर्ड खींचकर सीधा अपनी तरफ लेकर आता है और उसे लेकर सीधा वो उसी लड़की की तरफ आगे बढ़ रहा था, जिसे देखते ही वो लड़की भी कँपकँपाने लगती है और अपनी जान बचाने के लिए एक जनरल के करीब जाकर उसकी स्वर्ड निकाल लेती है और योंगफाई से कहती है कि मेरे नज़दीक मत आना, वरना मैं तुम्हारे साथ उस बच्ची को भी मार दूंगी। इतने में हंगफ अपनी स्वर्ड ऊपर उठाता है और गुस्से में उस स्वर्ड को थोड़ा सा घुमाता है तो वो उस लड़की का एक हाथ ही काट कर रख देता है, जिससे उस लड़की को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वह चिल्लाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करती है। मगर योंगफाई एक और स्वर्ड अटैक करते हुए उसका गला काट देता है और उसी स्वर्ड उसे हवा में ऊपर उठा लेता है। वो लड़की जैसे चिल्लाने लगती है तो योंगफाई उसे ख़त्म करके उसे उठाकर दूर फेंक देता है। उसके पास लॉन्ग स्वर्ड थी जिसकी वजह से वह अब दूर से ही लोगों को मार सकता था। मगर वहाँ पर मौजूद वो यंग प्रिंस वो ये देखते हैं तो उन्हें भी अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं और वो लोग उस जनरल थे कि लड़के ने हमारे एक रॉयल गार्ड को मारा है और उसके साथ साथ इस लड़के का भी खून किया है, इसलिए इस लड़के को यहाँ से ज़िंदा जा। और वो दूसरा यंग मास्टर भी कहता है कि हाँ, अगर ये यहाँ से ज़िंदा बच कर गया तो फिर तुम में से कोई भी ज़िंदा नहीं बचेगा। ये बात सुनने के बाद बेबस हो जाता है, ना चाहते हुए भी अब उसे योंगफ के साथ फ़ाइट करनी होगी। वो अपने सोल्जर से कहता है कि ठीक है, हमें इसे आज ही ख़त्म करना है। मगर योंगफा कहता है मेरे रास्ते में वोल्जर्स उसकी बात नहीं मानते, जिस पर योंगफा कहता है ठीक है, तो फिर अगर तुम लोगों को मरने का ही शौक़ है तो फिर बाद में मुझे ब्लेम मत करना। यंग मास्टर्स कहते हैं कि यह लड़का हमें नहीं मार पाएगा। कहते ही वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और टंडरल अपनी आर्मी से कहता है कि सब लोग एक साथ टूट पड़ो।
तो इन्हें ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर यंग 5 फिर चश्री से कह रहा है कि तुम कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लो और जो कुछ भी सुनाई दे परेशान बिल्कुल भी मत होना, मैं कुछ ही देर के अंदर तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूँगा। ये सुनते ही चशी अपनी आंखें बंद कर लेती है और जहाँ पर यंगफ उन लोगों से कहता है कि मैं तुम में से किसी को भी यहाँ से ज़िंदा जाने ही नहीं दूँगा, तुम लोगों ने मेरा रास्ता रोक कर बहुत बड़ी गलती की है। ये कहने के साथ ही वो आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। सोल्जर्स जैसे ही उसके करीब आते हैं तो जोंगफाई अपनी सोच के साथ एक एक करके उन लोगों को मारना शुरू कर देता है। उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ इतनी लाजवाब होती है कि वो लोग उसके आगे ठहर तक नहीं पाते, यहाँ तक कि वो लोग उस पर एक सिंगल अटैक तक नहीं कर पाते। उसके अटैक इतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं कि वो अपनी लॉन्ग सूट के सहारे की वार में दर्जनों लोगों को उड़ाकर रख देता है। जब वो यंग मास्टर्स ये देखते हैं कि योंग अब वहाँ पे रुकने वाला नहीं है तो वो लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और सोल्जर्स से कहते हैं कि जाओ और जाकर उसे रोको। मगर जितने सोल्जर्स जा रहे थे उतने ही सोल्जर्स वहाँ पर मारे जा। जम्फाई के अटैक इतने ज़्यादा फास्ट होते हैं कि उन लोगों को दिखाई तक नहीं देते। वो पल भर में ही ना जाने कितने ही लैशों के ढेर लगा देता है, मगर उसके बावजूद भी फुलजर्स आए जा रहे होते हैं और योंगफाई उन्हें मारता ही जा रहा था। चश वो अपनी आंखें बंद किए हुए होती है, उसे मालूम ही नहीं था कि उसके आसपास क्या चल रहा है। मगर यहाँ पर योंगफाई वो अपने डीमन फॉर्म में इतना ख़तरनाक हो गया था कि वो अब किसी पर भी रहम खाने वाला नहीं था। उसने अपनी तरफ आने वाले किसी भी वॉरियर को ज़िंदा नहीं छोड़ा था। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है लाशों के ढेर लगे हुए होते हैं और उन लाशों के ढेर के ऊपर वो अकेला खड़ा हुआ। फिर वहाँ पर कुछ और सोल्जर्स आते हैं और उनके साथ वो जनरल भी वहाँ पर आता है और वो देखता है कि योंगफाई ने अकेले ही उसकी आधी से ज़्यादा आर्मी को उड़ाकर रख दिया है। इतने में उसकी वो एक पुरानी दोस्त जो कि शेरान एकदमी में उसके साथ थी, वो उससे कहती है कि प्लीज़ ये सब कुछ यहीं पे ही रोक दो, अगर हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो हम उस पर बात कर सकते हैं। उसका नाम सुनते ही वह सब लोग पहचान जाते हैं कि योंगफाई ये तो वही लड़का है ना जिसने ईस्टर्न चू किंगडम को बचाया था और ये ईस्टर्न चू किंगडम का एक रॉयल सोल्जर है। सब लोगों को अब इसके बारे में पता चलना शुरू हो जाता है कि यह एक ग्रेट वॉरियर है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके पास एक ऐसी लेजेंडरी कमान है कि जो एक ही अटैक के सहारे नाग ड्रैगन को भी चारों शांचित कर सकती है। जब जनरल को ये सारी बातें पता चल जाती है तो वह अपनी आर्मी को आगे बढ़ने से रोक दे रंग से कहता है कि अगर तुम ईस्ट शू किंगडम के वेस्ट सोल्जर हो तो फिर तुम्हारे साथ हमारे साथ फ़ाइट करने का कोई फ़ायदा नहीं, हम लोग आपस में बात कर सकते हैं, बस मैं चाहता हूं कि तुम अपनी सो नीचे करो। ये बात सुनने के बाद योंगफाई अपनी सोड जैसे ही नीचे करता है तो वो जनरल कहता है कि हम लोग बहुत ही अच्छी बातें करें। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगता है तो दूसरी तरफ से योंगफैब वो भी नीचे आता है और उन दोनों यंग मास्टर्स को लगा कि शायद अब यहाँ पर आपस में बातें होने वाली है तो बातचीत से शायद कोई मसले का हल निकाला जाएगा या फिर उन लोगों की कम से कम ज़िंदगी तो बचाई जा सकेगी। और बातों ही बातों में शायद वो लोग योंगफैक व जनरल यंगफ को अपने कैरी बाटा देखकर से कह रहा है कि तुमने काफ़ी अच्छा फ़ैसला किया है कि तुमने अपना हथियार डाल दिया है। मैं जानता हूँ कि हमारे उस यंग मार्कस ने तुम्हें उकसाया होगा। मगर यंगफ उसकी बात सुने बगैर ही उसे क्रॉस करते हुए सीधा उन यंग मास्टर्स की तरफ चला जाता है, जिस पर वो जनरल भी है ही हैरान रह जाता है। उसे ज़रा भी आइडिया नहीं था कि यंगफाई ने उसके कहने पर स्वॉर्ड नीचे नहीं की, बल्कि वो उन लोगों की तरफ आगे जाने के लिए अपनी सोड नीचे कर रहा था। उन दोनों ही यंग मास्टर्स के पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं और योंगफाई अपनी स्वॉर्ड उनके सामने जाकर हवा मुंह पर लहराता है, जिसके बाद वह दोनों ही यंग मास्टर उसके आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं। मगर योंगफा की अटैक में उन दोनों ही वॉरियर्स का काम तमाम कर देता है और दोनों ही वहीं पे ही ख़त्म हो जाते हैं। ये बात उस जनरल को बिल्कुल भी हज़म नहीं होती कि उसकी मौजूदगी में किसी ने उसके ही यंग मास्टर को मार दिया है। वो यंगफ से कहता है कि तुम एक कातिल बन चुके हो, तुमने ना सिर्फ इन यंग प्रिंस को मारा है बल्कि उसके अलावा भी हमारे ना जाने कितने ही सोल्जर्स को मार दिया है। शायद मैं तुम्हें माफ़ी दिलवा देता, मगर अब तुमने सारी हदें पार कर दी है। भले ही तुम ईस्टर्न शू किंगडम के प्रोटेक्टर हो, मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तुम्हारा क्राइम अब बहुत बड़ा हो चुका है, तुमने अपनी सारी लिमिट्स ट्रॉफिन। अब मैं सेंट्रल आर्मी का कमांड मौत से नहीं बचा सकता। वो अपनी आर्मी से कहता है कि सब लोग इसे मारने के लिए तैयार हो जाओ। पहले हम लोग सिर्फ इस लड़के को मारेंगे, उसके बाद ही इसके साथ मौजूद उस लड़की का फ़ैसला करेंगे कि उसके साथ क्या करना है। मगर जॉनस उन लोगों से कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ है तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। मैंने यहाँ पर जितने भी लोगों को मारा है मैंने खुद से नहीं मारा, तुम लोगों ने मुझे फ़ोर्स किया था ये सब करने के लिए। ये सारे के सारे लोग जिन्हें मैंने मारा है ये सारे विलन्स थे। इनकी आइडेंटिटी चाहे कोई भी हो, चाहे इनका स्टेटस कुछ भी क्यों ना हो, जहाँ पर हर एक की ज़िंदगी एक जैसी ही है, चाहे कोई गरीब हो या फिर अमीर हो, चाहे कोई गरीब फैमिली से हो या फिर कोई किसी रॉयल फैमिली से ही क्यों ना हो, सबकी ज़िंदगी एक बराबर होनी चाहिए। मैंने अपने सामने मौजूद लोगों को मार दिया है, जो लोग मुझे मारना चाहते थे। अब अगर मैं यहाँ से जाऊँ और तुम लोगों ने मेरा रास्ता रोक, मैं तुम लोगों का भी वही हश्र करूँगा जो मैंने इन लोगों का किया है। मैं अब किसी पर भी कोई तरस नहीं खाऊँगा। ये देखकर वह लड़की हैरान हो जाती है कि ये लड़का वही यंग फाई है जिसे मैं जानती हूँ कि बिल्कुल बदल चुका है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर अब और भी ज़्यादा सोल्जर्स आना शुरू हो गए थे। पूरी की पूरी आर्मी ही वहाँ पर आना शुरू हो गई थी, जिस पर उस ग्राउंड में मौजूद सोल्जर्स भी काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। अब उन्हें लगा था कि ये सिचुएशन अब और भी ज़्यादा ख़तरनाक होने वाली है। जैसे ही वो सारे के सारे सोल्जर्स उस ड्राम में पहुंचते हैं तो वो सोल्जर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि पूरी ज़मीन ही कांपने लगती है। वो लोग अपने रास्ते में मौजूद हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय करते हुए तेज़ी से योंगफाई के करीब आते हैं और उसे चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं। इले में फिर उन लोगों का एक जनरल भी सामने आता है और वो उन लोगों का एक हाईएस्ट रैंक का जनरल था। जब वो एक जगह आकर रुकता है तो उसके सामने उस यंग मरकस की लाश लाई जाती है। वो देखता है कि वो यंग मरकस कुत्ते की मौत मारा गया है, तो उसे इस पर गुस्सा आने लगता है और इतने में वो जनरल अपने सीनियर को आकर बताता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून खराबा हो चुका है। ये लड़का खुद को ईस्टर्न चू किंगडम का प्रोटेक्टर कहता है, इसीलिए प्लीज़ इससे लड़ने से पहले हमें एक मर्तबा सोच लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस लड़के को बहाना बनाकर ईस्ट किंगडम हम पर ही हमला ना कर दे। यह सुनते ही वो जनरल फ़ौरन से एक लंबी सांस लेता है और सोचते हुए कहता है कि तो यह लड़का खुद को ईस्ट किंगडम का प्रोटेक्टर कहता है। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी कोई कैसीनो गेम नहीं खेली, ना ही मुझे पता है कि किसी तरह की अपॉर्चुनिटी का कैसे फ़ायदा उठाया जाता है। बस इतना जानता हूँ कि इसने हमारे हज़ारों सोल्जर्स को मार डाला है, तो इसका बदला तो हम लोग ज़रूर लेंगे। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसका सारा का सारा ज़िम्मा मैं अपने सर लूँगा। मुझे बताओ कि क्या तुम लोग इसके आगे झुकने वाले हो, क्या तुम लोग इसके आगे हार मान लोगे? तो सारे ही सोल्जर्स कहते हैं कि हम लोग मरते दम तक लड़ेंगे। ये सुनकर वो सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा जोश में आ जाते हैं और उन लोगों का जनरल वियर ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहता है कि डेथ बैटल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम सारे के सारे मेरे सेंट्रल, मैं तुम लोगों को ऑर्डर दे रहा हूँ कि फ़ौरन से अपने हेड आर्मर्स उतार कर नीचे फेंक दो। ये सुनते ही वो सारे के सारे सोल्जर्स अपने आर्मर्स को उतार कर नीचे फेंकना शुरू कर देते हैं और वो जनरल उन लोगों से कहता है कि अब मैं तुम लोगों का जनरल नहीं बल्कि मैं तुम लोगों का फादर हूं और मैं तुम लोगों को एक फैमिली की तरह ट्रीट करूंगा। अब मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरी फैमिली का बदला लूं। ये लड़का ईस्टर्न चू किंगडम का कोई प्रोटेक्टर नहीं है, ये बस ढोंग कर रहा है। ये एक कातिल है जिसने ना जाने कितने लोगों की जान ली है और अब इसकी जान लेने का बात आ चुका है। ये सुनकर यंग फाई कहता है, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, मैं भी तुम लोगों पर ज़रा भी तरस नहीं खाऊंगा। यह सुनते ही वो जेंडर हंसने लगता है और कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, मगर मेरी टेरिटरी में घुसकर मेरे लोगों को मारा है और मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी मनमानी करने नहीं दूंगा। जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है उसकी सदा सिर्फ और सिर्फ मौत है। ये कहने के साथ वो अपनी स्वर्ण हवा में ऊपर उठाकर उसे जैसे ही नीचे की तरफ करता है तो फिर वहाँ पर जंग का तबल बजा दिया जाता है और पूरी की पूरी आर्मी ही योंगफाई की तरफ आगे बढ़ती है। तो यह देखकर योंग वो चशी से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं,
मैं चाहता हूँ कि बस तुम अपनी आंखें बंद रखो और कोई आवाज़ ना सुनो। बस थोड़ी ही देर लगेगी, कुछ ही देर में ये मैदान साफ़ हो जाएगा जहाँ पर वो सोल्जर्स बहुत ही तेज़ी से आ रहे होते हैं। और यहाँ पर यंग फाइव वो फ़ौरन से एक कपड़ा बाहर निकालता है और कहता है कि आज मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि जंग कैसे लड़ी जाती है। यह कहने के साथ वो उसी कपड़े के साथ चशीची को अपनी बॉडी के साथ बांध देता है ताकि वह अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से यूज़ कर सके। पहले तो उसने अपने सिंगल हैंड का ही यूज़ किया था, मगर अब वो दोनों हाथों से फाइट करने वाला। जैसे जैसे वह सोल्जर्स आगे बढ़ रहे होते हैं तो यंग फाइव भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही होती है। जैसे जैसे वो सोल्जर्स करीब आ रहे होते हैं तो यंग फाई अपनी स्पीड को लाइटनिंग स्पीड के करीब तक लेकर जाता और उसके सामने वो जनरल सबसे आगे आ रहा होता है। तो यंग फाई अपनी स्वर्ड के साथ सबसे पहले उसकी बॉडी को धड़ से काट कर उसे अलग कर देता है। इस तरह चंद की शुरुआत में ही जनरल बेमौत मारा जाता है और योंग फैग यहाँ पर रुकने का नाम नहीं लेता। वो वहाँ पर लोगों को कुत्ते की तरह मार रहा होता। उसके अटैक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, यहाँ तक कि वो कुछ ही देर में ना जाने कितने ही लोगों को निपटा देता है। ये देखते ही वो दूसरा जनरल और भी ज़्यादा लोगों को आगे जाने को फिर से वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स जा पहुँचते हैं और जाते साथ उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। मगर यहाँ पर भी योंग फाई वो अपनी सोर्ड लेते ही उन लोगों को एक एक अटैक में ख़त्म करता जा रहा होता है। उसके लिए इतने ज़्यादा लोगों को मारना जैसे कोई बच्चों का खेल हो, वो आज अपने एक्सट्रीम लेवल पे जा पहुँचा था, क्योंकि उसका गुस्सा आज पहली मर्तबा उसके सर पे चढ़ गया था, जिसकी वजह से वह आज इतना ज़्यादा रूसलेस बन गया था कि वह किसी पर भी रहम नहीं खाता। उसे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती कि उसके सामने कौन है, बस जो भी आता है उसे देम मार सड़यार। पर यहाँ पे सोल्जर्स कम होने का नाम ही नहीं ले रहे होते। जितने सोल्जर्स को मारा जाता है उतने ही खेड़े मकोड़ों की तरह आते जा रहे होते। मगर योंग फाई वो अब बिल्कुल थक चुका था। उसमें अब ज़्यादा भी हिम्मत नहीं थी कि वो ज़्यादा देर तक फाइट कर सके। और उन सोल्जर्स को भी जब ये दिखाई देता है कि ये लड़का अब कमज़ोर पड़ चुका है तो वो लोग समझ जाते हैं कि अब इसी मौके का फ़ायदा उठाया जा सके। जैसे ही वह लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो योंग फाई फिर से खड़ा होता है, मगर उससे पहले ही वहाँ पर एक एल्डर आ पहुँचता है जो कि एक लाइटनिंग एनर्जी अटैक के साथ सब लोगों को वापस पीछे खदेड़ देता है। देखकर योंगफ भी परेशान हो जाता है कि ये कौन बंदा है। तो वो एल्डर कहता है कि मैं तुम्हारा ही डिसेंडेंट हूँ। गोंगफू वो यंगफ के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और हाउ ये पैलेस को वैसे ही मास्टर ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। यंग जिंगू मास्टर्स भी वो बहुत जल्द यहाँ पर आने वाले हैं। हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलना होगा। मगर वो सोल्जर अपनी आर्मी से कहता है कि तुम सब लोग खड़े क्या हो, इन लोगों को ख़त्म कर दो। ये देखते ही वो एल्डर बेड हंग फाई से कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द वापस शलन एकेडमी में जाना चाहिए, मैं इन लोगों को अकेले ही हैंडल कर लूँगा। कहने के बाद योंगफा कहता है कि ठीक है। वो सोल्जर्स जैसे ही करीब आ रहे होते हैं तो एल्डर फ़ौरन से अपनी थंडर लाइटनिंग एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन सोल्जर्स पर जैसे ही हमला करता है तो दूसरी तरफ यंग फाइव वो अपनी सूट ज़मीन पे मारते हुए उससे एक ज़ोरदार एनर्जी वेव रिलीज़ करता है। मगर उसके भागने से पहले ही वहाँ पर एक और एल्डर की एंट्री हो जाती है। वह कहता है कि मैं देखता हूँ कि कौन यहाँ से भाग कर जाता है। ये आवाज़ सुनने के बाद सब लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर आसमान में बिजली कड़ाकराई होती है और उस बिजली के साथ एक एल्डर एक टावर के ऊपर अपीयर होता है। और वो योंगफा से कहता है कि तुम लोग मेरे रॉयल सिटी में आकर रॉयल सोल्जर्स को मारने के बाद ये सोच रहे हो कि तुम लोग यहाँ से भाग पाऊँ। तो मास्टर गोंगफू फ़ौरन से यंग फाई से कहता है कि यह काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, हमें निकलना चाहिए। ये सुनते ही यंग फाया उसके साथ भागने की कोशिश करता है तो ऊपर मौजूद वो मास्टर कहता है कि तुम्हें लगता है कि मेरे होते हुए तुम लोग यहाँ से निकलकर भाग जाओगे। इतना कहते ही वो अपनी पावर का यूज़ करता है और उसके साथ वो उन लोगों के ऊपर एक बहुत ही ज़ोरदार ग्रेविटी प्रेशर डालता है, जिससे वो दोनों के दोनों वहीं पर ही फंस जाते हैं। और वो मास्टर फिर यंग फाई से कहता है कि क्या तुम वही लड़के हो जिसने उस ड्रैगन को एक ही हिट में मार दिया था। तो यंग फाई कहता है कि मैं उस दिन उस अटैक में इफ़ेक्ट हुआ था और मैंने खुद को बचाने के लिए वो सब किया, और आज भी मैं यहाँ पर खुद को बचाने के लिए वो सब दोबारा कर सकता हूँ। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम लोग मेरे रास्ते में रुकावट मत डालो। पर यहाँ पर वेल्डर कहता है कि तुमने ना जाने कितने लोगों को मारा है।
फ़ौज भी कह सकते हो कि मैं तुम्हें यहाँ से ज़िंदा जाने दूँगा। मैं इस सारी की सारी सिचुएशन को अब अपने कंट्रोल में ले रहा हूँ। अब इसका निशोटी से कोई लेना देना नहीं है। जोंग फ्राई कहता है कि तुम अपने स्टेटस का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हाईएस्ट स्टेटस की वजह से मैं तुमसे डर जाऊँगा। तुम जानते क्या? तुम जानते भी हो कि मैं ईस्टर्न चू किंगडम का एक रॉयल सोल्जर हूँ। अगर तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की तो फिर तुम लोग ईस्ट चू किंगडम को क्या मुंह दिखाओगे? ये बात उसका को काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है और वो कहता है कि तुम मेन साउंड में खड़े हो तब मुझे धमकियाँ दे रहे हो। तो क्या लगता है इस चू किंग डोंग तुम्हारे अकेले के लिए पूरी हारने के लिए यहाँ भी मरने के लिए भेज देगा? मुझे इस पर जला दीजिए, किंग नहीं आता। लेकिन के बाद वो भी फ़ौरन से एनर्जी का इस्तेमाल करते ही वहाँ पर एक पोर्टल क्रिएट करके उससे एक जॉइंट स्पिरिचुअल हैंड क्रिएट करते ही जॉन फ्रेम पर हमला कर देता है। तो वहाँ पर गम्फू सॉन्ग में आ जाता है और वो उस अटैक को रोकने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। तो दोनों ही अटैक एक दूसरे से टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मगर उसके गम्फू उस अटैक की वजह काफ़ी हर्ट भी होता है और वो यंग फ्राई से कहता है कि ये काफ़ी ताकतवर है। मगर यहाँ पर वेंडर कहता है कि तुम्हें लगा था कि तुम मेरा मुकाबला करो। गंगफो कहता है कि तुम्हें मैनी मास्टर से दूर रहना है। विन ओपन वर्ड वेंडर फिर से यूज़ करते हुए डॉन फ्रे को मारने की कोशिश करता है। दोस्तों, ये था टूम ऑफ फॉलन गॉड्स सीज़न 3 एपिसोड 2। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि अगला एपिसोड जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। याद रखो दोस्तों, हमारा पुराना चैनल ब्लॉक हो चुका है तो इस नए चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।